अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी इस क्लास में हम ऑटोमॉर्फिज्म को डिस्कस करेंगे। ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में क्या है कि एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ ग्राफ जी टू इटसेल्फ इज कॉल्ड एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। एक ऐसी आइसोमॉर्फिज्म जो हमारे पास ग्राफ जी टू इटसेल्फ हो वो हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी कहलाती है। आइसोमॉर्फिज्म में हमने दो मैपिंग को डिस्कस किया था, एक हमारे पास थी बाइजेक्टिव और दूसरी हमारे पास थी एज प्रिजर्विंग मैपिंग। तो ऐसी मैपिंग जो हमारे पास जी टू जी बाइजेक्टिव भी हो और एज प्रिजर्विंग भी, तो वो हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म कहलाती है। उसके बाद हमारे पास कुछ रिमार्क्स हैं, जिसमें हमारे पास नंबर 1 है कि कंपोजिशन इज़ एसोसिएटिव, यानी हमारे पास जो कंपोजिशन होती है, यानी एफ और जी और जी डॉट एफ, ये हमारे पास क्या होती है, एसोसिएटिव होती है। उसके बाद है कि द आइडेंटिटी फंक्शन इज़ एन ऑटोमॉर्फिज्म। जो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं, यानी अगर हम किसी वेरिएबल पे अल्फ़ा अप्लाई करें और वापस हमारे पास आंसर वेरिएबल ही आ जाए, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैपिंग कहलाती है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो जो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं वो हमारे पास क्या, ऑटोमॉर्फिज्म होते हैं। उसके बाद द इन्वर्स ऑफ एन ऑटोमॉर्फिज्म इज़ एन ऑटोमॉर्फिज्म। उसके अलावा जो हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म का इन्वर्स होता है वो भी हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म होता है। एंड द कंपोजिशन ऑफ टू ऑटोमॉर्फिज्म इज़ एन ऑटोमॉर्फिज्म। जैसे कि ऊपर मैंने बताया कि हम किस तरह कंपोजिशन को डिफाइन करते हैं कि हमारे पास जो दो ऑटोमॉर्फिज्म है उनकी जो कंपोजिशन है वो भी हमारे पास क्या होगी, ऑटोमॉर्फिज्म होगी। सो द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ अ ग्राफ जी फ्रॉम्स अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ कंपोजिशन। अगर हमारे पास ये तमाम प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होते हैं कि यानी कि हमारे पास एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, उसके बाद हमारे पास जो कंपोजिशन का है दो ऑटोमॉर्फिज्म की, वो भी हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म है, तो मीन्स के जो हमारे पास सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म है वो हमारे पास ग्रुप कहलाएंगे अंडर द ऑपरेशन ऑफ कंपोजिशन। दिस ग्रुप इज डिनोटेड बाय आउट ऑफ जी एंड इज कॉल्ड द ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ जी, और उसे हम ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ जी कहेंगे। यानी अगर हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है अंडर द ऑपरेशन ऑफ कंपोजिशन, तो मीन्स कि हमारे पास जो ग्रुप है वो हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप कहलाएगा अंडर द ऑपरेशन ऑफ कंपोजिशन। उसके बाद फर्दर हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म ग्राफ की डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि हमारे पास जी टू जी डिफाइंड है, तो हमारे पास ऑल बाइजेक्टिव मैपिंग फ्रॉम वी ऑफ जी टू वी ऑफ जी विच सेटिस्फाई। यहाँ पे व्हाट इज सेट ऑफ जी टू व्हाट इज सेट ऑफ जी, जो हमारे पास बाइजेक्टिव मैपिंग हो वो सेटिस्फाई करें यू एडजेसेंट टू वी बिलोंग टू एज ऑफ जी इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ ऑफ यू एडजेसेंट टू एफ ऑफ वी बिलोंग टू एज ऑफ जी। यानी सिंपली कि अगर हमारे पास यू वी एडजेसेंट है ग्राफ जी में, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर उनकी जो इमेजेस हैं यानी एफ ऑफ यू एडजेसेंट टू एफ ऑफ वी वो भी हमारे पास एडजेसेंट हों उसी ग्राफ जी में, तो मीन्स वो हमारे पास क्या है, एज प्रिजर्विंग मैपिंग को सेटिस्फाई करती हैं फॉर ऑल यू वी बिलोंग टू वर्टिस सेट ऑफ जी। सेम हमारे पास जैसे हमने आइसोमॉर्फिज्म में दो ग्रुप के दरमियान बाइजेक्टिव मैपिंग और एज प्रिजर्विंग मैपिंग को डिफाइन किया था, सेम हमने ऑटोमॉर्फिज्म में भी वही काम करना है। जस्ट फ़र्क इतना है कि हम आइसोमॉर्फिज्म में दो ग्राफ के दरमियान ये मैपिंग शो करवाते थे, अब यहाँ पे हमने ऑटोमॉर्फिज्म में सेम ग्राफ के दरमियान बाइजेक्टिव मैपिंग और एच प्रिजर्विंग मैपिंग डिफाइन करनी है। ऑटोमॉर्फिज्म में एच प्रिजर्विंग मैपिंग और बाइजेक्टिव मैपिंग शो करवाने के हमारे पास कई मेथड है, जिनमें से कुछ को हम आज डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में भी उसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ C3 और K3। ये जो हमारे पास ट्रायंगल होती है इसको हम C3 भी बोलते हैं और K3 भी, यानी ये हमारे पास साइकिल ग्राफ भी होता है और कंप्लीट ग्राफ भी। तो अब हमने जो मैपिंग ली है वो हमने F ली है C3 टू K3। अब यहाँ पे हमने इसे डिफाइन करने के डिफरेंट मेथड हैं, यानी हम इसको सेट की फॉर्म में भी इसमें मैपिंग शो करवा सकते हैं, परमुटेशन की हेल्प से भी और रोटेशन और रिफ्लेक्शन की हेल्प से भी। तो यहाँ पे हम जो करेंगे वो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो हम आइडेंटिटी मैपिंग करेंगे परमुटेशन की फॉर्म में। आइडेंटिटी मैपिंग क्या होगी कि सिंपली हमारे पास ए मैप कर जाएगा ए को, बी मैप कर जाएगा बी को, सी मैप कर जाएगा सी को। ये हमने इसको परमुटेशन की नोटेशन में लिखा हुआ है। तो ऐसी मैपिंग जो हमारे पास ए टू ए, बी टू बी और सी टू सी है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैपिंग कहलाती है।
सही है। उसके बाद हम इसमें रिफ्लेक्शन को देखेंगे। रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि एक एलिमेंट को फिक्स रख लेते हैं, बाकी को हम क्या कर देते हैं, मैप करवा देते हैं। जैसे हमारे पास रिफ्लेक्शन में सबसे पहले हमने लिया अल्फ़ा 1, हम इन्हें नाम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने आइडेंटिटी को ई से रिप्रेजेंट किया है। अब हम रिफ्लेक्शन में जो हमारे पास फर्स्ट कॉम्बिनेशन उसको हम अल्फ़ा 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अल्फ़ा 1 में हम लोगों ने सिंपली क्या किया, ए को फिक्स कर दिया, दूसरों को बी और सी को मैप करवा दिया। तो ए हमारे पास फिक्स आ गया, परमुटेशन में हमारे पास बी मैप करा सी को और सी मैप करा बी। तो इसको जब हम क्रॉस करके लिखेंगे तो ए हमारे पास आ जाएगा और बी सी हमारे पास साइकिल की फॉर्म में होगा कि बी सी को मैप करे और सी मैप करे बी को। उसके बाद अल्फ़ा 2 में हम क्या करेंगे, बी को फिक्स कर लेंगे और ए और सी को मूव करवाएंगे। यानी हमारे पास ए मैप कर जाएगा सी को, बी हमारे पास बी को मैप करेगा और जो सी है वो मैप कर जाएगा ए। इसको भी हम परमुटेशन की नोटेशन में लिख लेंगे कि बी हमारे पास वैसे ही आ जाएगा और ए सी को हम साइकिल की फॉर्म में लिख देंगे कि हमारे पास ए मैप कर रहा है सी को और सी मैप कर रहा है हमारे पास ए को। उसके बाद हम अल्फ़ा 3 यानी हम सी को फिक्स करेंगे तो उसमें हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा 3 इक्वल है ए मैप कर रहा है बी को और बी मैप कर रहा है ए। तो हमारे पास जो ए बी वो साइकिल की फॉर्म में इस केस में आ जाएंगे और सी वो हमारे पास सिंगलटन वैसे ही आ जाएगा। तो ये थी हमारे पास रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि एक एलिमेंट को फिक्स कर लेते हैं और बाकियों को क्या करते हैं, मैप करवा देते हैं। उसके बाद अब हमने क्या करना है, रोटेशन क्योंकि हमारे पास 360 में होती है साइकिल में। अब यहाँ पे क्योंकि जो हम C3 ले रहे हैं यानी n जो ले रहे हैं वो हमारे पास 3 है, तो जब हम 360 को 3 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास 120 आएगा। तो यानी अब जो हमने रोटेशन करवानी है वो हमारे पास 120 डिग्री में करवानी है। तो जब हम 120 डिग्री में इसको रोटेट करवाएंगे तो हमारे पास है R1। हम कोई भी आर्बिट्रेरी नाम इसे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे R1 दे दिया है। तो उसमें क्या करेंगे, अब हमने क्योंकि रोटेशन करवानी है हर एलिमेंट की या हर वर्टिस की, तो उसके लिए हमारे पास जो ए है वो मैप कर जाएगा बी को, बी मैप कर जाएगा सी को, सी मैप कर जाएगा ए। यानी हमारे पास सेम मैपिंग नहीं होंगी, रोटेट करेगा। जैसे अगर हम मैपिंग में भी ले लें तो ये हमने सेट ए ले लिया और ये हमारे पास है सेट बी। इसमें हमारे पास एलिमेंट है ए बी और सी। इस तरह इसमें भी हमारे पास एलिमेंट है ए बी और सी। अब क्योंकि हमने रोटेशन करवानी है यानी उनकी पोजीशंस चेंज करनी है, तो हमारे पास ए मैप कर जाएगा बी को, बी मैप कर जाएगा हमारे पास सी को और सी मैप कर जाएगा ए को। ये हमने इनकी पोजीशन चेंज कर दी है। इस तरह हमने ऑल पॉसिबल मैपिंग डिफ़ाइन करनी है जिसमें इनकी रोटेशन दो। तो ये हमने जस्ट एक मैपिंग डिफ़ाइन कर ली जिसमें हमारे पास ए मैप कर रहा है बी को, बी मैप कर रहा है सी को, सी मैप कर रहा है ए को, जिसको हमने इस तरह साइकिल की फॉर्म में लिख दिया है कि ए मैप कर रहा है बी को, बी मैप कर रहा है सी को और सी मैप कर रहा है ए को। सही है। उसके बाद हम और मज़ीद मैपिंग ढूंढनी है कि ऐसी हमें मैपिंग मिल गई जाए जिसमें हम इसको रोटेट करवा सकें। तो जब हम अगेन इसको R2 में देखेंगे तो हमारे पास जो ए है वो मैप कर जाएगा सी को, सी मैप कर जाएगा बी को और बी मैप कर जाएगा ए। इस तरह ये भी हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट हो गया है कि हमारे पास ए मैप कर रहा है सी को, सी मैप कर रहा है बी को और जो बी है वो मैप कर रहा है ए को। इस तरह ये हमारे पास साइकिल कंप्लीट हो गया है। अगर हमारे पास ग्राफ का ऑर्डर स्मॉल है तो हम इसको सेट की फॉर्म में भी शो करवा सकते हैं, जिस तरह मैंने ये छोटा सा सेट लेके अब रोटेशन के लिए एक मैपिंग शो करवाई है। लेकिन अगर हमारे पास ग्राफ का ऑर्डर बड़ा है तो हम उसके लिए परमुटेशन को यूज़ करेंगे, यानी सिमेट्रिक को यूज़ करके उसको ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ करवाएंगे। तो इस तरह यहाँ पे हमने आल पॉसिबल मैपिंग डिफ़ाइन कर ली हैं, जो कि हमारे पास एज प्रिजर्विंग भी हैं और हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव भी हैं। एज प्रिजर्विंग इस तरह के हमारे पास अगर ए मैप करा है बी को और बी मैप करा है सी को तो सी मैप करा है ए को। यानी हमने ये जो ग्राफ लिए हैं इन्हीं को फॉलो करके हमने यहाँ पे रोटेशन और रिफ्लेक्शन शो करवाई हैं। जब हम रिफ्लेक्शन करते हैं तो हम एक को फिक्स कर लेते हैं और बाकी को मैप करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसकी रिफ्लेक्शन लेना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ए को फिक्स कर लेंगे, सी की रिफ्लेक्शन हमारे पास बी पे आ जाएगी और बी की रिफ्लेक्शन हमारे पास सी पे। तो यानी ये हमारे पास एक रिफ्लेक्शन हो जाएगी। जब हम बी को फिक्स कर लेंगे तो ए की रिफ्लेक्शन सी पे आ जाएगी और सी की रिफ्लेक्शन ए पे आ जाएगी। ये सेकंड। अब हम सी को क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे
ए की रिफ्लेक्शन बी पे आ जाएगी और बी की रिफ्लेक्शन ए पे। तो ये हमारे पास थर्ड मैपिंग हो गई। रोटेशन में क्या करते हैं कि हम उसको रोटेट करवाते हैं कि यानी अगर ये हमारे पास ए बी सी है तो जब ये रोटेट करेगा तो यहाँ पे हमारे पास बी आ जाएगा, ये हमारे पास ए आ जाएगा और ये सी आ जाएगा। ये इस तरह ये हमारे पास रोटेट कर दिया। अब फर्दर अगर हम इसको रोटेट करवाएं, ये हमारे पास ट्रायंगल है तो यहाँ पे हमारे पास अब ए सी बी आ गया। जब हम इसको मज़ीद रोटेट करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे बी आ जाएगा, ये हमारे पास सी आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए। अब मज़ीद जब हम इसको रोटेट करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास सी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बी। लेकिन जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट लिया था हम वापस वहीं पे आ गए, तो मीन्स कि ये हमारे पास आइडेंटिटी मैपिंग है। तो ऑल पॉसिबल जो रोटेशन मैपिंग है C3 या K3 में वो जैसा हमारे पास 3 है। अब जो भी हमारे पास मैपिंग है उनको हमने एक सेट की फॉर्म में लिख लिया। तो सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिटी मैपिंग आई, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन में हमारे पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3। उसके बाद हमारे पास जो रोटेशन है जिसको हमने 120 डिग्री में करवाया उसमें हमारे पास R1 R2 ये हम लोगों ने ऑर्बिटरी उससे नाम दिए हैं। तो अब हमने जो भी एलिमेंट आए हैं उनका ऑर्डर चेक करना है और उनकी काउंटिंग करनी है कि वो हमारे पास किसके आइसोमॉर्फिक है। तो जब हम इसमें देखें हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट का ऑर्डर वो हमारे पास 6 है। और हमें पता है कि जो S3 होता है ग्रुप उसमें भी हमारे पास जो SN का ऑर्डर होता है वो हमारे पास n फैक्टोरियल के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ C3 वो हमारे पास आइसोमॉर्फिक है S3 के। तो यहाँ पे जब हम S3 का ऑर्डर चेक करेंगे यानी 3 का फैक्टोरियल लेंगे तो वो हमारे पास 6 के इक्वल आ जाएगा। और हमारे पास जो हमने तमाम पॉसिबल बाइजेक्टिव मैपिंग और एज प्रिजर्विंग मैपिंग डिफाइन की उनका ऑर्डर भी हमारे पास 6 है। तो मीन्स कि ये हमारे पास आइसोमॉर्फिक हो जाएगा S3 के। तो इस तरह हम किसी भी ग्राफ को ऑटोमॉर्फिज्म शो करवा सकते हैं। अब हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ C5 को रिप्रेजेंट करेंगे जिनमें हमारे पास ऑर्डर इक्वल टू 5 है और साइज़ इक्वल टू 5 है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन मैपिंग है हम उसको देख लेते हैं कि हमारे पास जो अल्फ़ा ऑफ V1 है वो हमारे पास इक्वल है V1, जो अल्फ़ा ऑफ V2 इक्वल है V2, अल्फ़ा ऑफ V3 इक्वल है V3, अल्फ़ा ऑफ V4 इक्वल है V4, अल्फ़ा ऑफ V5 इक्वल है V5। यानी हमारे पास हमने C5 टू C5 मैपिंग डिफाइन करनी है। तो हमारे पास जो हम मैपिंग ले रहे हैं वो हम अल्फ़ा एक्स ऑफ इक्वल टू एक्स ले रहे हैं यानी आइडेंटिटी मैपिंग ले रहे हैं। यानी हमारे पास जो यहाँ पे V1 है उसकी इमेज हमारे पास V1 है, जो V2 है उसकी इमेज भी यहाँ पे हमारे पास V2 है, जो V3 है उसकी इमेज यहाँ पे हमारे पास V3 है, जो V4 उसकी इमेज हमारे पास V4 है और जो V5 है उसकी इमेज हमारे पास क्या है V5 है। क्योंकि हमने जो मैपिंग डिफाइन करनी है वो हमने लेनी है G टू G। उसके अलावा आइडेंटिटी मैपिंग के अलावा हमने तमाम पॉसिबल एज प्रिजर्विंग मैपिंग और बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन करनी है। जो मैपिंग हमारे पास एज प्रिजर्विंग मैपिंग होंगी वही हमारे पास बाइजेक्टिव मैपिंग भी होगी क्योंकि वो हमारे पास 1 to 1 और ऑन टू की कंडीशन को क्या सेटिस्फाई कर रही होंगी। तो यहाँ पे हम परमुटेशन की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। पीछे जो हमने एग्जाम्पल की उसमें हमने रिफ्लेक्शन और रोटेशन की बात की, इसमें भी सेम वर्क होगा, मतलब सेम ही हमारे पास आंसर आएगा लेकिन उनका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें हम परमुटेशन यूज़ करेंगे, रोटेशन और रिफ्लेक्शन का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन जो आंसर आएगा वो वही आएगा जो हमारे पास रोटेशन और रिफ्लेक्शन से आता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो मैपिंग है वो हमारे पास यहाँ पे है आइडेंटिटी मैपिंग, सही है। उसके बाद हमने अल्फ़ा डिफाइन कर लिया, अल्फ़ा हमने डिफाइन किया है अपने C5 को देखते हुए कि हमारे पास यहाँ पे साइज़ हमारे पास क्या था 5 था। तो यहाँ पे ये हमारे पास V1 V2 V3 V4 V5 ये हम लोग अपनी स्टार्टिंग एज प्रिजर्विंग मैपिंग ले रहे हैं, जिसमें हमारे पास अल्फ़ा हमने लिया है कि जो हमारे पास V1 है वो मैप कर रहा है V2, यानी V1 मैप कर रहा है V2। उसके बाद जो V2 है वो मैप कर रहा है V3, V2 मैप कर रहा है V3। उसके बाद जो V3 है वो मैप कर रहा है V4। उसके बाद जो V4 है वो मैप कर रहा है V5 को। और अगेन जो हमारे पास V5 है वो मैप कर रहा है V1 को, जो यानी हमारे पास यहाँ पे साइकिल हमारा कंप्लीट हो चुका है।
अब यहाँ पे हमने ऑल पॉसिबल इसकी एच प्रिजर्विंग मैपिंग डिफाइन करनी है। अल्फ़ा जो हमारे पास गिवन मैपिंग तो उसको हमने राइट कर लिया। अब हम अल्फ़ा स्केयर करेंगे, मतलब हम तब तक इसकी पावर को बढ़ाते जाएंगे जब तक हमारे पास उसका आंसर आइडेंटिटी के इक्वल ना आ जाए। तो यहाँ पे हमने अल्फ़ा ले लिया। अब अल्फ़ा स्केयर के लिए सिंपली क्या करेंगे, हम जो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू उसको 2 बार राइट करके आपस में क्या करवा देंगे, उसकी कंपोजिशन करवा देंगे। तो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट परमुटेशन वैल्यू लिखी वो ये है कि हमारे पास जो V1 है वो मैप कर रहा है V2, V2 मैप कर रहा है V3, V3 मैप कर रहा है V4, V4 मैप कर रहा है V5, V5 मैप कर रहा है V1। सिंपली यही मैपिंग को हमने परमुटेशन की नोटेशन में लिखा है। इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो परमुटेशन वो हमारे पास क्लियर होनी चाहिए और उसको अप्लाई करना आना चाहिए। सेकंड भी हमने सेम लिखा है। अब क्योंकि हमने अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ऊपर वाले वर्टिसेस हमारे पास सेम आ जाएंगे। अब हम राइट साइड में फर्स्ट V1 को देखेंगे कि वो हमारे पास किसको मैप कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास V1 है वो मैप कर रहा है V2 को। तो अब हम फर्स्ट में देखेंगे कि जो हमारे पास V2 है वो किसके साथ मैप कर रहा है V3। तो यहाँ से हमने स्टार्ट लिया और यहाँ आ गए, तो मीन्स कि हमारे पास जो V1 है वो मैप कर जाएगा V3 के साथ। अब हम V2 को चेक करेंगे। अब V2 यहाँ पे हमारे पास मैप कर रहा है V3 के साथ, और यहाँ पे हमारे पास जो V3 वो मैप कर रहा है V4 के साथ। तो यानी हमारे पास जो V2 है वो मैप कर जाएगा V4 में अल्फ़ा स्क्वायर के अंदर। उसके बाद हम V3 को चेक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो V3 है वो मैप कर रहा है V4 और V4 मैप कर रहा है V5। तो मीन्स कि हमारे पास यहाँ से जो V3 है वो मैप कर जाएगा V5 को। उसके बाद अब हम V4 को चेक करेंगे। V4 यहाँ पे हमारे पास मैप कर रहा है V5 और यहाँ पे हमारे पास जो V5 है वो मैप कर रहा है V1। तो सिंपली हमारे पास जो V4 है वो मैप कर जाएगा V1। और उसके बाद हमारे पास जो V5 है वो मैप कर रहा है V1 और V1 मैप कर रहा है V2। तो यहाँ पे हमारे पास V5 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा V2। तो जब हमें इसको साइकिल की नोटेशन में लिखेंगे तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा कि हमारे पास जो V1 है वो मैप कर रहा है V3, यानी V1 मैप कर रहा है V3, V3 मैप कर रहा है V5, यानी V1 मैप कर रहा है V3, V3 मैप कर रहा है V5, V5 मैप कर रहा है हमारे पास V2 को और V2 हमारे पास मैप कर रहा है V4 और यहाँ पे V4 मैप कर रहा है V1 को। तो ये हमारे पास साइकिल कंप्लीट हो गया। अभी भी हमारे पास आइडेंटिटी मैपिंग नहीं आ रही, मीन्स कि हम इसकी पावर को मज़ीद बढ़ाएंगे। तो जब हम अल्फ़ा क्यूब करेंगे तो अल्फ़ा क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर और सिंपली अल्फ़ा की वैल्यू के दरमियान परमुटेशन लेंगे। सेम जैसे हमने अल्फ़ा स्क्वायर के लिए परमुटेशन ली, इसको भी यूज़ करते हुए हम क्या परमुटेशन लेंगे कि हमारे पास वर्टिस सेट दोनों में सेम आ जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास हमने अल्फ़ा की मैपिंग डिफ़ाइन की थी उसको अल्फ़ा की वैल्यू में लिखेंगे, जो अल्फ़ा स्क्वायर के लिए हमने अभी फाइंड की उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम क्योंकि अल्फ़ा क्यूब फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ऊपर वर्टिसेस लिख लेंगे। अब देखेंगे कि हमारे पास किस किस को मैप कर रहे हैं। अब सबसे पहले V1 यहाँ पे हमारे पास मैप कर रहा है V2। स्टार्टिंग हमने सेकंड परमुटेशन से लेनी है और उसका आंसर हमने फर्स्ट में देखना है क्योंकि हम कंपोजिशन देख रहे हैं। अब यहाँ पे V1 मैप कर रहा है V2 और यहाँ पे V2 मैप कर रहा है V4। तो हमने राइट से लेफ़्ट आना है, तो यहाँ पे हमारे पास जो V2 मैप कर रहा है V4, यानी यहाँ से हमारे पास जो V1 है वो मैप कर जाएगा V4, V2 मैप कर रहा है V3 और V3 मैप कर रहा है V5। तो यहाँ पे V2 मैप कर जाएगा V5। उसके बाद V3 मैप कर रहा है V4 और यहाँ पे V4 मैप कर रहा है V1। तो यहाँ से हमारे पास V3 मैप कर जाएगा V1, V4 मैप कर रहा है V5, V5 यहाँ पे मैप कर रहा है V2 को। तो V4 मैप कर जाएगा V2 को, V5 मैप कर रहा है V1 के साथ और V1 मैप कर रहा है V3। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, V5 मैप कर जाएगा V3 के साथ। तो इसका भी हम साइकिल इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे कि हमारे पास जो V1 है वो मैप कर रहा है V4 को, V4 हमारे पास मैप कर रहा है V2 को, V2 मैप कर रहा है V5 और V5 हमारे पास मैप कर रहा है V3 को। अब जो यहाँ पे हम वर्क करें वो हमारे पास रोटेशन है, यानी हम अपनी जो C5 है उसको रोटेट करके उनकी एज पे रिजल्विंग मैपिंग कैलकुलेट करें। लेकिन यहाँ पे हम परमुटेशन को यूज़ कर रहे हैं रोटेशन के लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट अब हमने अल्फ़ा 4 फाइंड करना है और तब तक हमने अल्फ़ा की पावर को बढ़ाना है जब तक हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल ना आ जाए। तो यहाँ पे अल्फ़ा 4 में सेम यहाँ पे हम अल्फ़ा क्यूब को अब मल्टीप्लाई करवा देंगे अल्फ़ा की वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट में अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू लिख ली है और सेकंड में हमने अल्फ़ा की। तो इसको जब हम परमुटेशन लेंगे इनकी तो हमारे पास V1 मैप कर जाएगा V5, V2 मैप कर जाएगा V1, V3 मैप कर जाएगा V2, V4 मैप कर जाएगा V3, V5 मैप कर जाएगा V4। सेम हमने वैसे ही करना है जैसे हम ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब के लिए डिफाइन करके आए हैं। तो इस तरह यहाँ पे जो साइकिल आएगा वो आएगा V1 मैप करेगा V5, V5 मैप करेगा V4,
V4 मैप करेगा V3 और V3 मैप करेगा V2 को। सही है, अभी भी हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आंसर नहीं आया। अब हम अल्फ़ा की पावर मज़ीद बढ़ाएंगे, यानी अल्फ़ा की पावर हम 5 लेंगे। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, अल्फ़ा 4 की वैल्यू और अल्फ़ा की वैल्यू को आपस में करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे अल्फ़ा 4 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम सिंपली अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई अल्फ़ा स्क्वायर भी कर सकते थे, जो हमने यहाँ पे किया है, या दूसरा ये कि हम अल्फ़ा क्यूब मल्टीप्लाई अल्फ़ा 1 भी, दोनों तरह से हमारे पास ना अल्फ़ा 4 की वैल्यू आ जानी थी। और यहाँ पे भी हम सिंपली अल्फ़ा 4 मल्टीप्लाई अल्फ़ा भी कर सकते हैं और अल्फ़ा क्यूब मल्टीप्लाई अल्फ़ा 2 भी कर सकते हैं। दोनों तरह से हमारे पास अल्फ़ा 5 की वैल्यू आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट राइट की वो हमने अल्फ़ा 4 की वैल्यू राइट की है और सेकंड हमने अल्फ़ा की। तो इसको जब हम परमुटेट करेंगे तो हमारे पास है V1 मैप कर जाएगा V1 को, V2 मैप कर जाएगा V2, V3 मैप कर जाएगा V3 को, V4 मैप कर जाएगा V4 और V5 मैप कर जाएगा V5 को। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास जो है आइडेंटिटी मैपिंग आ गई है। यानी इसको जब हम लिखेंगे तो हम इसको इस तरफ लिखेंगे कि हमारे पास अल्फ़ा हमारे पास एक मैपिंग है, V2 V3 V4 V5, क्योंकि ये हमारे पास तमाम एलिमेंट्स अपने आप को मैप कर रहे हैं, तो इसको हमने आइडेंटिटी मैपिंग बोल दिया। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी मैपिंग आ चुकी है, तो यहाँ पे हम रोटेशन को स्टॉप कर देंगे, यानी हम अल्फ़ा की वैल्यू को कैलकुलेट करना स्टॉप कर देंगे। अब हमने रिफ्लेक्शन करनी है। रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग क्या करते होते हैं कि एक एलिमेंट को फिक्स कर देते हैं और बाकियों को क्या करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं। तो बीटा के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, V1 को फिक्स कर लिया। तो जब हम यहाँ पे V1 को फिक्स कर लेंगे तो V2 रिफ्लेक्ट हो जाएगा V5 पे, और जो V3 है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा V4 को। तो ये जैसे हमने बीटा में ये वैल्यू लिखी है, हम अपनी मर्ज़ी से इस बीटा को अल्फ़ा भी बोल सकते हैं और अल्फ़ा को बीटा भी, ये हमारी चॉइस है कि हम उसको क्या नेम देना है। अब हमने फाइंड कर लिए बीटा की वैल्यू, तो इसमें हमारे पास क्या है, V1 फिक्स है। अब हम फर्दर मैपिंग डिफाइन करेंगे, उनको भी हम परमुटेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो जब हम अल्फ़ा बीटा करवाएंगे, तो जब हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसमें हमारे पास जो एक बीटा में हम लोगों ने V1 को फिक्स करवाया, अल्फ़ा बीटा में हमारे पास खुद ही कोई ना कोई जो एलिमेंट है वो फिक्स हो जाएगा, जिसको हम परमुटेशन की हेल्प से देखेंगे। तो जब हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को राइट किया और आपस में सॉल्व किया, यानी उनके कंपोजिशन ली परमुटेशन में, तो हमारे पास ये जो V1 है वो मैप कर दिया V2, V2 मैप कर गया V1, यानी हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट हो गया कि V1 मैप कर रहा है V2 और V2 मैप कर रहा है V1। उसके बाद V3 मैप कर रहा है V5 और V5 मैप कर रहा है V3। ये हमारे पास सेकंड साइकिल हमारे पास क्या क्लोज हो गया। यहाँ पे जो V4 है वो मैप कर रहा है V4, यानी यहाँ पे हमारे पास जो V4 है वो हमारे पास क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो जब हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लिखेंगे तो उसमें हम जस्ट लिखेंगे कि V1 मैप कर रहा है V2 और V2 हमारे पास मैप करेगा V1। ये हमारे पास साइकिल कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या था कि V3 मैप कर रहा है V5 और V5 मैप कर रहा है V3, तो ये भी साइकिल कंप्लीट हो गया। जो V4 है वो क्योंकि ख़ुद को ही मैप कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे उसको राइट नहीं किया, लेकिन उसका मतलब यही है कि जो V4 है वापस खुद को मैप कर रहा है। उसके बाद हम अल्फ़ा स्क्वायर बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब हम अल्फ़ा स्क्वायर बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास उसमें मज़ीद एक जो वर्टिस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। यानी अब हमारे पास कोई थर्ड वर्टिस फिक्स हो जाएगा और बाकी आपस में क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे जब हमने अल्फ़ा स्क्वायर बीटा की वैल्यू फाइंड की, तो उसमें सबसे पहले हमने अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू राइट की, उसके बाद बीटा की। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास V1 मैप कर गया V3 और V3 मैप कर गया V1, यानी V1 और V3 के दरमियान हमारे पास एक साइकिल जनरेट हो गया। उसके बाद जो V2 है, अब देखें मैप करवाने से हमारे पास यहाँ पे V2 फिक्स हो गया है। इसको हम राइट कर भी सकते हैं और नहीं भी। उसके बाद हमारे पास V4 मैप कर रहा है V5 और V5 मैप कर रहा है V4, यानी यहाँ पे हमारे पास V4 और V5 क्या है, साइकिल जनरेट हो गया है। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास दो सिमेट्री आ गई हैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा में। उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फ़ा क्यूब और बीटा को हम क्या करेंगे, सॉल्व करवाएंगे। तो इसमें हमारे पास जो V5 है वो फिक्स हो जाएगा और बाकी आपस में जो वर्टिसेस है वो रोटेट होंगे। उसके बाद अल्फ़ा फोर बीटा में हमारे पास जो V3 है वो हमारे पास फिक्स हो जाएगा और बाकी जो वर्टिसेस है वो आपस में क्या करेंगे, मैप होंगे। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास हमने जस्ट V1 को फिक्स किया,
और जैसे जैसे हम मैपिंग करते गए तो हमारे पास बारी बारी तमाम वर्टिसेस फिक्स होते गए, और इसी को हम क्या नाम है रोटेशन, तो हमने ऊपर अल्फ़ा की फॉर्म में करवाई थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हर वर्टिस बारी बारी क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है। तो मीन्स कि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन डिफाइन कर दिए। तो रिफ्लेक्शन को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका एक और भी मेथड है जिसको हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह यहाँ पे जब हमने अल्फ़ा 4 बीटा तक करवाया, तो यहाँ पे देखिए बीटा से लेके अल्फ़ा 4 बीटा तक हमारे पास तमाम जो वर्टिसेस हैं वो फिक्स हो चुके हैं। यानी बीटा में हमारे पास V1 फिक्स था, अल्फ़ा बीटा में हमारे पास V4, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा में हमारे पास V2, अल्फ़ा क्यूब बीटा में हमारे पास V5, और अल्फ़ा 4 बीटा में हमारे पास जो V3 वो फिक्स है। अब यहाँ पे हमारे पास जो हमने जितनी भी मैपिंग डिफ़ाइन की हैं उनकी जो हमारे पास कलेक्शन होगी वो हमारे पास ग्रुप बनाएगी। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिटी मैपिंग आ जाएगी, जैसे हमने ई से रिप्रेजेंट किया, फिर अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा 4, ये हमारे पास तमाम जो मैपिंग है अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा 4, ये हमारे पास रोटेशन में आ जाएंगी। उसके बाद जो हमारे पास बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, अल्फ़ा क्यूब बीटा, अल्फ़ा 4 बीटा, ये हमारे पास रिफ्लेक्शन में चली जाएंगी। अब हमने इनका ऑर्डर चेक करना है एलिमेंट्स का, तो इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स का ऑर्डर वो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट्स का ऑर्डर वो हमारे पास क्या 10 है, और हमें पता है कि जो हमारे पास DN होता है उसमें जो हमारे पास एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो हमारे पास 2n के इक्वल होता है। यानी यहाँ पे n की प्लेस पे हम जो भी वैल्यू लिख लें और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो वो हमारे पास उसका ऑर्डर होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ C5 एसोमॉर्फिक है D5, तो यहाँ पे सिंपली जब हम DN में n की प्लेस पे 5 रखेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल आ जाएगा 10 के। तो मीन्स कि हमारे पास जो D5 है उसमें 10 एलिमेंट्स होते हैं, और जो हमने ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ C5 फाइंड किए हैं उसमें भी हमारे पास 10 एलिमेंट्स आए हैं। तो मीन्स के जो हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ C5 वो हमारे पास एसोमॉर्फिक हो जाएगी D5 के। तो अगर हम इसमें DN में एलिमेंट्स की बात कर लें तो DN में जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं इसको हम DN से भी रिप्रेजेंट करते हैं और D2N से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बुक में हमारे पास यहाँ इसको DN से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वहीं कुछ बुक में इसको D2N से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने लिखा है कि जो DN है वो इक्वल है अल्फ़ा बीटा सच दैट अल्फ़ा पावर n इक्वल है बीटा स्क्वायर इक्वल है अल्फ़ा बीटा होल पावर स्क्वायर इक्वल है आइडेंटिटी। यहाँ पे जो n की वैल्यू जो हम यहाँ पे रखेंगे, फॉर एग्जांपल हमने कहा है कि ये हमारे पास जो ऑटोमॉर्फिज्म C5 वो हमारे पास एसोमॉर्फिक आया D5। अगर यहाँ पे हम सिंपली DN में n की प्लेस पे 5 रख लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा D5 इक्वल है अल्फ़ा बीटा सच दैट अल्फ़ा पावर 5 इक्वल है बीटा स्क्वायर इक्वल है अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर इक्वल है आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमने यही देखा कि जब हमने अल्फ़ा की पावर 5 की तो हमारे पास आइडेंटिटी आई। हमें यही कहा गया है कि जब हम अल्फ़ा की पावर n यानी 5 रखेंगे और बीटा स्क्वायर करेंगे और अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर करेंगे वो हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, बाकी हमारे पास एलिमेंट्स वैसे ही आ जाएंगे। तो इस तरह भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पास ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक है। उसके अलावा जो हमारे पास DN रहता है वो हमारे पास नॉन अबिलियन ग्रुप होता है, क्योंकि उसमें हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा है वो बीटा अल्फ़ा की इक्वल नहीं होता। यानी जब हम रिफ्लेक्शन और रोटेशन करवाते हैं DN में, तो अगर हम रिफ्लेक्शन पहले करवा लें और रोटेशन बाद में, तो उसका आंसर हमारे पास डिफरेंस आएगा कि हम पहले रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं फिर रोटेशन करवा रहे हैं। सही है। तो इस तरह हम किसी भी ग्राफ के ऑटोमॉर्फिज्म फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा, लेकिन अगर फिर भी किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।